साथियों नमस्कार। हम राजस्थान सेवा नियम का अध्याय 2 परिभाषाएं वह पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। यानी कि अब तक हम जो 7 का परिभाषा का नियम एक ही है 7, लेकिन उसके जो उप नियम हैं वो 40 है। जो टोटल 40 परिभाषाएं हैं तो उसके हमने 2 वीडियो में अब तक पढ़ चुके हैं 13, और आज हम जो 7 के 14 है उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथियों, अब तक अगर आपने जो नहीं देखा है हमारा वीडियो, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे दोनों के, आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला जो नियम नंबर 7 का 14 है पदभार ग्रहण काल। पदभार ग्रहण काल एक राज्य कर्मचारी के स्थानांतरण पर जो नए पद का कार्य ग्रहण करने के उद्देश्य से यात्रा के लिए स्वीकृत किया गया समय पदभार ग्रहण काल कहलाता है। अर्थात जो पदभार ग्रहण काल या जो कार्य ग्रहण काल है वो राजस्थान सिविल सेवा जो है 1981 सिविल सेवा 1981 में इसे बताया गया है। जो पहले राजस्थान जो सेवा नियम है उसके अंदर ही इनका था, लेकिन 1 अप्रैल 1981 से इसका अलग वर्गीकरण जो अधिनियम के द्वारा इसको बताया गया है। तो साथियों, इसके अंतर्गत जो कार्य ग्रहण काल है वो एक अवकाश जो समय है उसको बताया गया है जो स्थानांतरण पर होता है। यदि 1000 कर्मचारी की जो ट्रांसफ़र है वो 1000 किलोमीटर से यदि नीचे है, यदि कम है दूरी कम 1000 किलोमीटर से, तो उसे 10 दिन का कार्य ग्रहण काल दिया जाएगा। यदि 1000 से अधिक किंतु 2000 से कम है तो उसे 12 दिन का, यदि 2000 से अधिक है तो 15 दिन का कार्य ग्रहण काल दिया जाएगा। हम बात करें एक एपीओ कर्मचारी की, तो उसे 4 दिन का कार्य ग्रहण काल जो पदभार ग्रहण काल दिया जाएगा। एपीओ कर्मचारी है यानी आदेशों की प्रतीक्षा के अंतर्गत यदि कोई कर्मचारी है तो उसे 4 दिन का कार्य ग्रहण काल दिया जाएगा। साथियों, चाहे दूरी कुछ भी हो, एपीओ कर्मचारी की जो एपीओ आदेशों की प्रतीक्षा में है उसकी दूरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन उसे 4 दिन का ही दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नियम नंबर जो 7 का जो 15 है वो अवकाश। कर्मचारी द्वारा अपने खाते से लिए गए अवकाश से है। इस अवकाशों की श्रेणी में हम जो 13 है अवकाश वह इसमें बताया गया है कि उपार्जित अवकाश जो पीएल है वो 91, 92 और 94 के नियम में हम पढ़ेंगे आगे। अर्धवेतन अवकाश जो हमने पीछे 7 का जो ए है उसके अंदर हमने इसको पढ़ा है, जो 93 के 1 के अंदर है। जो हमारा जो वीडियो है पीछे उसमें हमने इसकी परिभाषा भी बताई है। रूपांतरित अवकाश को भी हमने पढ़ा है। अर्धवेतन को हमने 10 के बी में पढ़ा है और रूपांतरित को हमने 7 के में ए में पढ़ा है, जो आप पीछे के वीडियो में हमारे देख सकते हैं। और जो अध्यय अवकाश है वो 93 का जो 3 है उसमें नियम संख्या 93 का 3 उसमें बताया गया है, जो आगे हम पढ़ेंगे। जो विशेष चिकित्सा अवकाश है उसको 93 ए में बताया गया है। असाधारण एक्स्ट्रा लीव जिसको 96 में बताया गया है। विशेष असमर्थता लीव 99 से 102 के नियम इसमें हैं। प्रसूति अवकाश जो मैटरनिटी लीव है वो 103। जो पैटर्निटी अवकाश पितृत्व अवकाश 103 के जो ए है। और दत्तक ग्रहण अवकाश जो बच्चा गोद लेते हैं वो जिसे अवकाश मिलता है 103 का जो बी है वह। चाइल्ड केयर लीव या संतान देखभाल अवकाश जो 2018 से इससे लागू किया गया है 103 के सी के अंदर। और चिकित्सालय अवकाश जो 105 से 108। और जो स्टडी लीव है अध्ययन अवकाश, इसको हम पढ़ेंगे 109 से 121 के ए तक। ये अवकाशों की श्रेणी में बताए गए हैं। अब बात करें
जो आकस्मिक अवकाश है, जो सीएल है, वो अवकाशों की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उसकी एंट्री जो कर्मचारी की सेवा पुस्तिका है उसके अंदर नहीं होती है। इन सभी लीव की जो अवकाशों की जो एंट्री है वो कर्मचारी के सेवा पुस्तिका के अंदर की जाती है। तो साथियों, यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश है वो अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के पश्चात यदि कर्मचारी द्वारा उसका अर्जन नहीं किया जाता है, जो उससे लिए नहीं जाता है, तो उसे लैप्स हो जाती है, जिसके कारण इसके खाते में कभी जुड़ती नहीं है ये आकस्मिक अवकाश। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 16 का, 16 अवकाश वेतन। नियम नंबर 7 का जो 16 है, उपनियम 16 अवकाश वेतन। एक कर्मचारी को जो सरकार द्वारा अवकाश अवधि में दी जाने वाले जो वेतन से है, यदि आप इन जो अवकाशों पर रहते हैं, इनमें से कुछ अवकाश को छोड़कर यदि आप रहते हैं, तो जो सरकार द्वारा जो आपको वेतन दिया जाता है वो अवकाश वेतन से है। तो एक सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा अवकाश अवधि में दी जाने वाले वेतन से, यानी कि अवकाश वेतन का मतलब है यहाँ पर। तो नियम नंबर 7 का 17 पदाधिकार लिंग। साथियों, ये जूनियर अकाउंटेंट में 2 बार इसको पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप इसको याद रखें कि पदाधिकार। मैं इसको डीएलबी में भी पूछा जा चुका है, और प्राध्यापक जो प्रधानाध्यापक है, सॉरी, उसके अंदर भी पूछा जा चुका है। राज्य कर्मचारी को स्थायी पद पर स्थायी रूप से चयनित किया जाता है, जो निर्धारित नियमों के अनुसार होता है, वह पदाधिकार अर्जित कर लेता है। यानी कि उसका जो एक रिक्त पद है, जो पद रिक्त है, उसके स्थायी पद है जो रिक्त है, और उस पर यदि कर्मचारी स्थायी रूप से और योग्यता के आधार पर यदि उसकी नियुक्ति स्थायी पद पर होती है, स्थायी रूप से होती है, तो उस पद पर उसका जो पदाधिकार प्राप्त कर लेगा। स्थायी रूप से और जो उसकी योग्यता के आधार पर जो स्थायी पद है उसको कर लेगा, जो पद पर जो पदाधिकार कहलाता है। अब देखेंगे जो 7 का जो 18 है, स्थानीय निधि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 जो 2 है, उसके तहत निर्धारित होने वाली जो निधि है वो स्थानीय निधि है। अर्थात स्थानीय निकाय द्वारा अर्जित राजस्व जो एक अधिनियम के अंतर्गत जो लोकल बॉडी एक्ट है, जो सरकार के नियंत्रण में आता है, वह स्थानीय निधि कहलाता है, जैसे नगर पालिका। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखें, उसके जो कर्मचारी हैं, उसकी जो बजट इकाई है वो अलग है। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 19 मंत्रालयिक कर्मचारी, यानी मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, जो किसी मंत्रालयिक सेवा से है। यानी कि मंत्रालयिक कर्मचारी का तात्पर्य किसी मंत्रालयिक सेवा से है, जो RSR के प्रशिष्ट 12 में सरकार के सामान्य एवं विशेष आदेशों द्वारा विशेष रूप से इस श्रेणी में घोषित कर दिए गए हों। जो प्रशिष्ट 12 है, जो भाग RSR का 2 है, और उसमें मंत्रालयिक सेवा को वर्गीकृत किया है, जिसके अंतर्गत LDC, UDC, स्टोर कीपर और स्टेनोग्राफर, ये सब एक लिपिक श्रेणी के पद हैं। अब बात करेंगे हम नियम नंबर जो 7 का 20 है, वो है माह। यह माह से तात्पर्य कैलेंडर वर्ष की जो एक इकाई है उससे है। अर्थात हम जो सेवा के अंदर है वो माह को हम कैसे गिनते हैं, दिनों को कैसे गिनते हैं, इसको बताएं। महीनों और दिनों की संख्या में पहले हम माह को लिखेंगे, उसके पश्चात हम दिनों की संख्या को लिखा जाएगा। नोट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इसके 3 उदाहरण बताए हैं। जो नंबर 1, 25 जनवरी से 13 मई तक एक कर्मचारी अवकाश पर रहता है, तो हम उसको कैसे गिनेंगे। देखिए, जनवरी में उसने 7 दिन पहले वाई, यानी जो वर्ष है उसको लिखेंगे, फिर मंथ को लिखेंगे, और फिर
दिनों को लिखेंगे। जनवरी में उसने कितने दिन बिताए, 26 से लेकर 31 यानी 7 दिन। फिर वो फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने हैं, वो 3 महीने यहाँ लिख देंगे। जो मई है उसमें उसने 13 दिन का अवकाश है, तो यहाँ मई में हम 13 लिख दिए दिन। तो यहाँ जो हमारे पास निकल के आए हैं वो 3 माह है और 13 दिन, यानी कि वो जो कर्मचारी है वो 3 माह 13 दिन अवकाश पर रहा है। देखिए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। जो उदाहरण नंबर 2 है वो कहता है कि एक कर्मचारी है 30 जनवरी से 2 मार्च तक अवकाश पर रहा है, तो उसको गिने। वही है पहले वर्ष, फिर माह, फिर दिन। तो वो 2 जनवरी से रहा है, 30 जनवरी से रहा है, तो जनवरी का 30 और 31 यानी 2 दिन, फिर एक पूरा माह फरवरी का, और फिर मार्च के 2 दिन, यानी कि 1 मार्च और 2 मार्च, यानी कि 1 माह और 4 दिन। यहाँ हम उदाहरण नंबर 3 देखते हैं कि एक जो आप एक कर्मचारी है वो 2 जनवरी से 1 मार्च तक अवकाश पर रहता है, तो उसका किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए जनवरी में 2 जनवरी से रहा है, तो 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यानी कि 30 दिन, तो जनवरी के फरवरी का 1 माह है और फिर मार्च का 1 दिन। तो हमारे पास एक माह और 31 दिन आया है, लेकिन हम इसको उसकी सेवा पुस्तिका है या फिर हम किसी लेटर पर लिखना होगा तो 1 माह 31 दिन नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 माह 1 दिन, क्योंकि हम यहाँ पर दिनों की संख्या 30 को 1 माह तक, 30 दिनों को 1 माह मानेंगे। और यहाँ पर नोट रखने वाली जो बात है आपको, जो फरवरी है वो 28 की हो चाहे कितने की हो, आप यदि वह फरवरी एक पूरा माह बताता है तो उतना ही दिन माना जाएगा, अर्थात आपको दिनों की संख्या 30, जब 30 से अधिक क्रॉस हो तो 1 माह मानना है। तो ये हमने माह में हमने पढ़ा है कि 3 उदाहरण से कि किस प्रकार हमें जो माह और वर्ष है वो लिखनी है, कि अर्थात एक कर्मचारी जो है वो 2 माह 1 दिन अवकाश पर रहा है। तो ये था हमारा जो राजस्थान सेवा नियम अधिनियम, जो सेवा नियम के अध्याय 2 की परिभाषा हमने अब तक 20 कर चुके हैं, और ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो है। अगला वीडियो जल्द ही हम अपलोड करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।